नमस्कार। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हमें राजनीति विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करनी है जो कि एलटी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य सभी इसी तरह की परीक्षाएं जो किसी भी राज्य में होती हैं शिक्षक वर्ग की, उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। और वह टॉपिक क्या होगा? संप्रभुता। वास्तव में संप्रभुता का टॉपिक जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है। इससे क्वेश्चन आपको हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसी कारण इस टॉपिक को हमें समझने के लिए, विस्तार से समझने के लिए 40 मिनट के वीडियो की या 30 मिनट के वीडियो की अगर बात करें तो हमें लगभग 6 या 7 वीडियो की ज़रूरत पड़ती है। 6 या 7 क्लासेस, अर्थात इसको समझने के लिए हमें लगभग 3 घंटे के लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। मगर ये हमारा वीडियो लगभग 30 मिनट का, तो उसकी वजह से इस संप्रभुता के टॉपिक को हमने एक से अधिक भागों में विभाजित किया है और इसको हम अभी इस तरह से समझेंगे कि संप्रभुता पर आपकी एक सामान्य समझ विकसित हो जाए। संप्रभुता पे एक सामान्य समझ विकसित करना हमारा उद्देश्य है और पे विस्तृत, व्यापक, गहन और विश्लेषणात्मक चर्चा हम अपने बैच में करेंगे, जिसको कि ज्वाइन करके आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। और उस बैच को ज्वाइन करने के लिए आवश्यक होगा कि आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसमें हमारे सारे कोर्सेज की जानकारी आपको विस्तार से दी गई है। आप अपना मनपसंद कोर्स परचेज करके अपनी परीक्षा की तैयारी सुनिश्चित करते हैं। तो इस क्लास का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य संप्रभुता पर आपकी एक सामान्य समझ विकसित करना है और जैसा कि हमने कहा कि विस्तृत, व्यापक और गहन अध्ययन और विश्लेषणात्मक अध्ययन हम अपने आगे की क्लासेस में करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और कि क्या होती है संप्रभुता, क्या उसके तत्व हैं, उसके बारे में विद्वानों ने क्या क्या बातें कही। तो वास्तव में जो संप्रभुता है, ये संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। संप्रभुता के अभाव में राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। राज्य के 4 तत्वों में से संप्रभुता सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। कौन कौन से तत्व होते हैं राज्य के? 4 तत्व कौन कौन से हैं? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता अर्थात अगर एक निश्चित जनसंख्या किसी निश्चित भूभाग में या क्षेत्र में रह रही है, जिसकी अपनी एक शासन व्यवस्था है, एक सरकार है, और वह समाज किसी अन्य राजनीतिक समाज के अधीन नहीं है, उसके नियंत्रण पर में नहीं है, तो वह समाज संप्रभु समाज होता है, अर्थात वह राज्य होता है। इसका मतलब क्या है? एक निश्चित भूभाग में जनसंख्या रह रही है, जिसकी अपनी एक सरकार है, शासन व्यवस्था है, और वह किसी दूसरे देश या दूसरे समाज के अधीन नहीं है, तो वह राजनीतिक समाज है या राज्य है। लेकिन दूसरे के अधीन नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? वह संप्रभु है, वह अपने सारे निर्णय लेने में स्वयं सक्षम है। इसका अर्थ ये निकलता है कि अगर जनसंख्या भी है और भूभाग है, सरकार है, लेकिन अगर वह किसी के नियंत्रण में है तो वह राज्य नहीं हो सकता, क्योंकि किसी अन्य के नियंत्रण में होने का अर्थ है वह अपने नियंत्रण में नहीं है, खुद दूसरों की दास्ता में है, अर्थात वह अपने सारे निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं है, अर्थात वह संप्रभु नहीं है। इसी कारण कहा जाता है कि संप्रभुता वास्तव में राज्य की आत्मा होती है, इसीलिए इसे राज्य की आत्मा कहा जाता है। राज्य की आत्मा कहा जाता है
क्योंकि जैसे आत्मा या प्राण के बिना शरीर भौतिक रूप से दिखाई देगा लेकिन वो जीवित नहीं होगा, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, उसी तरह राज्य का अस्तित्व तभी होता है, राज्य तभी होता है जब संप्रभुता होती है। इसीलिए उसे राज्य की आत्मा कहा जाता है। गार्नर ने क्या कहा है? गार्नर ने कहा कि संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा होती है, राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा होती है, ये गार्नर ने कहा कि संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा होती है। तो अब हम ये देखें कि संप्रभुता के बारे में गार्नर ने तो ये कहा, लेकिन ये शब्द जो है संप्रभुता, ये कहाँ से कैसे अस्तित्व में आया, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया और विभिन्न विद्वानों ने इस पे अपनी क्या राय व्यक्त की। तो वास्तव में जो संप्रभुता है यह अंग्रेजी के शब्द सॉवरेंटी का हिंदी रूपांतरित है। सॉवरेंटी सॉवरेंटी ये अंग्रेजी का शब्द है। सॉवरेंटी ये अंग्रेजी का शब्द है और ये सॉवरेंटी शब्द दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन शब्द कौन कौन से हैं? दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से लैटिन शब्द हैं? एक सुपर और दूसरा एनस। दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, एक सुपर दूसरा एनस। सुपर का अर्थ क्या होता है? सर्वोच्च। और एनस का अर्थ क्या होता है? शक्ति या सत्ता। इन दो शब्दों से मिलकर बना है सुपर और एनस। सुपर का अर्थ है सर्वोच्च और एनस का अर्थ है शक्ति या सत्ता। अर्थात सॉवरेंटी का अर्थ क्या होगा? सर्वोच्च सत्ता। दोनों का मिला जुला रूप, अर्थात ये क्या होगा? सर्वोच्च सत्ता। अर्थात सॉवरेंटी का मतलब हुआ सर्वोच्च सत्ता, जो सबसे ऊपर है, जो किसी के अधीन नहीं है। और अरस्तु ने राज्य को सर्वोच्च समुदाय माना है। हमने अरस्तु की राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पर एक लेक्चर लिया है, एक वीडियो हमारा है, उस वीडियो को आपने देख लिया होगा, और अगर जिसने नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को देख ले। अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु ने कहा राज्य सर्वोच्च समुदाय है। राज्य सर्वोच्च समुदाय है। इसका मतलब क्या हुआ कि अरस्तु राज्य को संप्रभु मानता था। इसका मतलब यही हुआ कि अरस्तु राज्य को संप्रभु मानता था, लेकिन अरस्तु राज्य के लिए संप्रभु शब्द या संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं करता। वो क्या कहता है? राज्य सर्वोच्च समुदाय है। इसके लिए वो सर्वोच्च समुदाय कहता है, लेकिन संप्रभु शब्द का प्रयोग नहीं करता। संप्रभु शब्द का प्रयोग सबसे पहले बोंदा ने किया था।
संप्रभुता या संप्रभु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बोंदा ने किया। बोंदा ने किया। और कब किया? 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में उन्होंने इसका प्रयोग किया। 16वीं शताब्दी में। दरअसल बोंदा ने एक ग्रंथ लिखा था 1576 में। 1576 में एक ग्रंथ लिखा था उन्होंने। ग्रंथ का नाम क्या था? द 6 बुक्स ऑफ कॉमनवेल्थ। और इसी ग्रंथ को रिपब्लिका भी कहा जाता है। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था द 6 बुक्स ऑफ कॉमनवेल्थ और इसी को रिपब्लिका कहा जाता है। और उन्होंने राज्य को परिवारों का समुदाय माना था और उन्होंने कहा था कि यह राज्य संप्रभु होता है, इस पर किसी और का नियंत्रण नहीं होता। और उन्होंने संप्रभुता को परिभाषित भी किया था। उन्होंने कहा संप्रभुता वास्तव में होती क्या है? उन्होंने कहा यह एक सर्वोच्च सत्ता होती है जिस पर कानून का नियंत्रण नहीं होता। लेकिन किस पर यह सर्वोच्च सत्ता होती है? नागरिकों और प्रजाजनों पर। उन्होंने कहा कि संप्रभुता वास्तव में नागरिकों और प्रजाजनों पर ऐसी सर्वोच्च सत्ता होती है जिस पर कानून का नियंत्रण न हो। तो इसी ग्रंथ में उन्होंने संप्रभुता का उल्लेख किया और संप्रभुता को परिभाषित किया। वो ग्रंथ कौन सा था? द 6 बुक्स ऑफ कॉमनवेल्थ। द 6 बुक्स ऑफ कॉमनवेल्थ। ये ग्रंथ लिखा था बोंदा ने 1576 में। और इसी ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? रिपब्लिका। आपको एक बात ध्यान रखनी है, रिपब्लिक ग्रंथ जो लिखा था वो लिखा था प्लेटो ने और रिपब्लिका लिखा बोंदा ने। जो परीक्षाओं में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो इतना ज़्यादा करीब में होते हैं कि आपको आंसर को चुनना एक मुश्किल कार्य हो जाता है यदि आपने उसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है। तो अगर आप अच्छी तरह से पढ़े हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि रिपब्लिका बोंदा ने लिखा था, लेकिन रिपब्लिक जो लिखा था वो प्लेटो ने लिखा था। और प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में ही न्याय सिद्धांत दिया, शिक्षा योजना दी, ये सारी चीज़ें उसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में ही दी थी। तो बोंदा ने इसी ग्रंथ में संप्रभुता को परिभाषित किया। क्या कहा उसने? संप्रभुता, बोंदा कहता है संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर या प्रजा पर, दो में से कुछ भी लिख ले सकते हैं, नागरिकों और प्रजाजनों पर ऐसी सर्वोच्च सत्ता होती है, ऐसी सर्वोच्च सत्ता होती है, ऐसी सर्वोच्च सत्ता होती है, ऐसी सर्वोच्च सत्ता होती है जिस पर कानून का नियंत्रण नहीं रहता, जिस पर कानून का नियंत्रण नहीं रहता, कानून का नियंत्रण नहीं रहता, जिस पर कानून का नियंत्रण नहीं रहता, नहीं रहता या नहीं होता। ये बात किसने कही? बोंदा ने कही। किस ग्रंथ में कही? द 6 बुक्स ऑफ कॉमनवेल्थ में कही या रिपब्लिका में कही। और इसके द्वारा उसने संप्रभुता को परिभाषित कर दिया। कब किया? 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में किया उसने। अब क्या स्थिति हुई? अगली शताब्दी आई कुछ समय बाद, 17वीं शताब्दी। और 17वीं शताब्दी में उसने फिर संप्रभुता के बारे में किन विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए, किसने संप्रभुता की अवधारणा को विकसित किया, कहाँ आगे बढ़ाया, उसको देख लें हम। 17वीं शताब्दी आई जब, 17वीं शताब्दी, तो 17वीं शताब्दी में क्या हुआ? ह्यूगो ग्रोसियस और थॉमस हॉब्स ने संप्रभुता की अवधारणा को आगे बढ़ाया। थॉमस हॉब्स ने कानूनी संप्रभुता की अवधारणा दी
वही हाब्स है जिसने राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत दिया है। तो 17वीं शताब्दी में ह्यूगो ग्रोशियस और थॉमस हॉब्स, हम संक्षेप में नाम लिख दे रहे हैं दोनों के, ह्यूगो ग्रोशियस और थॉमस हॉब्स, इन दोनों ने संप्रभुता की अवधारणा को आगे बढ़ाया। और हॉब्स ने तो कानूनी संप्रभुता की अवधारणा दी। विधिक संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता की अवधारणा हॉब्स ने दी। विधिक संप्रभुता या कानूनी संप्रभुता की अवधारणा हॉब्स ने दी। इसके बाद क्या हुआ? अगली शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में क्या हुआ? 18वीं शताब्दी में रूसो ने लौकिक संप्रभुता की अवधारणा दी। लौकिक संप्रभुता की अवधारणा दी। लौकिक संप्रभुता की अवधारणा दी। लौकिक संप्रभुता की अवधारणा दी रूसो ने। लौकिक संप्रभुता की अवधारणा हमारे लिए समझना और आवश्यक है, क्योंकि भारत में लौकिक संप्रभुता या लौकिक सार्वभौमिकता ही पाई जाती है। और ये कैसे हमें स्पष्ट होता है? भारत के संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोक शब्द से शुरू होती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता पाई जाती है। लौकिक सार्वभौमिकता का अर्थ क्या होता है? कि जहां सत्ता जनता में वास करती है, जहां सत्ता का स्रोत जनता है। तो रूसो ने लौकिक संप्रभुता की बात की। ये कहता था कि संप्रभुता अविभाज्य होती है, संप्रभुता सर्वोच्च होती है और असीमित होती है। ये कहता था कि संप्रभुता असीमित, सर्वोच्च और अविभाज्य होती है। अब इसके बाद क्या हुआ? अगली शताब्दी, 19वीं शताब्दी और संप्रभुता की अवधारणा के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शताब्दी। इस शताब्दी में ऑस्टिन ने एक ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ था? लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्या लिखा उसने? लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये ग्रंथ लिखा किसने? ऑस्टिन ने। और इसी में उसने अपना संप्रभुता का सिद्धांत दिया। ऑस्टिन ने संप्रभुता का सिद्धांत अपने इसी ग्रंथ ज्यूरिस्प्रूडेंस में दिया। और उसने क्या कहा कि संप्रभु कौन होता है और राज्य या राजनीतिक समुदाय कौन होता है। उसने कहा कि अगर कोई उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो कि किसी अन्य व्यक्ति के आदेशों के पालन का अभ्यस्त नहीं है और वह समाज के अधिकांश लोगों से अपने आदेशों का पालन सुनिश्चित करा लेता है, तो वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति संप्रभु होगा या प्रभुत्व संपन्न होगा और वह समाज उस उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक समाज होगा। यह बात किसने कही? ऑस्टिन ने कही। ऑस्टिन ने कहाँ कही? अपने ग्रंथ लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस ने। इस तरह से ऑस्टिन ने 19वीं शताब्दी में, कब? 1832 में ग्रंथ लिखा था उन्होंने। इस समय उन्होंने संप्रभुता का सिद्धांत विकसित कर दिया। इसके अतिरिक्त संप्रभुता के पर बहुलवादियों का भी सिद्धांत है। उन सब पर चर्चा हम अपनी अगली क्लासेस में करेंगे। तो अब देखिए, इससे क्या बात स्पष्ट हो जाती है कि संप्रभुता क्या है? सर्वोच्च सत्ता है। और बहुत से विद्वानों ने इस पे अपनी राय दी। जैसे विलोबी ने क्या कहा?
बिलोबी ने कहा कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च सत्ता है। बिलोबी ने कहा कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च सत्ता है। बिलोबी ने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च सत्ता है। सर्वोच्च सत्ता है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च सत्ता है। गार्नर ने क्या कहा? गार्नर ने कहा संप्रभुता राज्य की एक विशेषता है। कैसी विशेषता है? जिसके कारण वह अर्थात राज्य कानून के द्वारा केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है। अर्थात वह कानूनी रूप से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है। गार्नर ने संप्रभुता को राज्य की एक ऐसी विशेषता मान लिया जिसके कारण राज्य कानूनी रूप से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है। गार्नर ने क्या कहा? गार्नर ने कहा कि संप्रभुता राज्य की ऐसी विशेषता होती है। संप्रभुता राज्य की ऐसी विशेषता होती है जिसके कारण वह अब इस वह का अर्थ क्या है? राज्य कानूनी रूप से या विधिक रूप से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है। कानूनी रूप से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है। कानूनी रूप से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है। ये बात किसने कही? गार्नर ने। और इसी तरह के और बहुत से स्टेटमेंट बहुत से विद्वानों ने दिए। अर्थात बहुत से विद्वानों ने संप्रभुता पर अपने विचार व्यक्त किए और वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक और उपयोगी होते हैं। उनमें से कुछ विद्वानों के कथन पे हमने चर्चा की और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बोधा ने क्या कहा, गार्नर ने क्या कहा और बिलोबी, डिग्विट, बर्जेस ने क्या कहा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बहुत से विद्वानों ने जो अपनी राय संप्रभुता के संदर्भ में व्यक्त की है उस पर हम आगे की क्लासेस में चर्चा करेंगे। अब देखिए संप्रभुता के जो तत्व हैं या संप्रभुता की विशेषताएं हैं, संप्रभुता के तत्व या इसकी विशेषताएं जो हैं ये इसकी परिभाषाओं से निकलकर सामने आ जाती हैं। पहली क्या है? निरंकुशता। पहली है निरंकुशता। इसका मतलब क्या होता है? पृथ्वी पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है, पृथ्वी पर ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो संप्रभु को नियंत्रित कर सके। अर्थात संप्रभु पृथ्वी की किसी भी शक्ति से नियंत्रित नहीं होता, उसके अधीन नहीं होता। उसका मतलब है कि संप्रभु आंतरिक मामलों में सर्वोच्च होता है और बाह्य मामलों में दूसरों के नियंत्रण से मुक्त होता है। इसका मतलब क्या होता है कि संप्रभु आंतरिक मामलों में सर्वोच्च और बाह्य मामलों में दूसरों के नियंत्रण से मुक्त। आंतरिक मामलों में यहां हम लिख दे रहे हैं सर्वोच्च और बाह्य मामलों में दूसरों के नियंत्रण से मुक्त। दूसरों के नियंत्रण से मुक्त यहां पे लिख दे रहे हैं हम, दूसरों के नियंत्रण से मुक्त होता है। इसका अर्थ ये निकलता है कि वह पृथ्वी की किसी भी शक्ति से नियंत्रित नहीं है। पृथ्वी की कोई भी शक्ति उस पर नियंत्रण नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वह सर्वोच्च है, अपने आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में दूसरों के समकक्ष है, उनके नियंत्रण से मुक्त है। दूसरी विशेषता क्या आती है निकल के? मौलिकता। मौलिकता का अर्थ क्या होता है कि संप्रभुता किसी के द्वारा दी नहीं जाती।
बल्कि संप्रभुता अंदर से प्रकट होती है, राज्य के भीतर से स्वयं प्रकट होती है। राज्य को कोई भी संप्रभुता दे नहीं सकता, क्योंकि जो संप्रभुता देगा वह बाहरी तत्व, वही संप्रभु होगा, वो सर्वोच्च होगा। इसका मतलब है कि संप्रभुता राज्य के भीतर से प्रकट होती है, किसी बाह्य शक्ति के द्वारा नहीं दी जाती। तीसरी बात क्या है? सार्वभौमिकता या सर्वव्यापकता। इसका अर्थ क्या निकलता है कि राज्य के भीतर स्थित सभी व्यक्तियों, सभी समुदायों, सभी संस्थाओं पर संप्रभु का पूर्ण नियंत्रण होता है। राज्य के भीतर जितने व्यक्ति हैं, जितनी संस्थाएं हैं, जितने समुदाय हैं, सभी पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है, अर्थात संप्रभुता संपूर्ण राज्य में विराजमान रहती है, संपूर्ण राज्य में उसका अस्तित्व रहता है, मौजूद रहती है और सभी को नियंत्रित करती है। अगला विशेषता है स्थायित्व, अर्थात संप्रभुता स्थायी होती है, वह कभी नष्ट नहीं होती। संप्रभुता के नष्ट होने का अर्थ है राज्य का नष्ट हो जाना। अगर संप्रभुता समाप्त हो गई तो राज्य नष्ट हो जाएगा। हम देखते हैं कि शासक या राजा बदलते रहे, कोई राजा की मृत्यु हो गई या वह बदल गया, दूसरा राजा आ गया, कोई सरकार चुनाव हार गई, वह सरकार हट गई, लेकिन शासक या सरकार के बदलने का अर्थ या इनके समाप्त होने का अर्थ संप्रभुता का समाप्त होना नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये संप्रभुता नहीं है, ये संप्रभुता को व्यक्त करने का माध्यम है। सरकार और शासक दोनों संप्रभुता को व्यक्त करने का माध्यम है, ये संप्रभुता नहीं है। तो ये शासक और सरकार बदल सकते हैं, संप्रभुता कभी नहीं बदलती, संप्रभुता स्थायी रहती है। उसके नष्ट होने का अर्थ है कि राज्य का नष्ट होना, अर्थात शासक सरकार नष्ट हो सकता है, संप्रभुता नहीं, क्योंकि शासक और सरकार संप्रभुता नहीं है, वे केवल संप्रभुता को व्यक्त करने का माध्यम है। अगली बात क्या आती है? अविभाज्यता, अर्थात संप्रभुता विभाजित नहीं हो सकती, संप्रभुता एक इकाई के रूप में रहती है। लेकिन यहाँ याद रखिएगा, विद्वानों में इस पर मतभेद है। बहुलवादी विचारक संप्रभुता को राज्य के जितने संघ हैं उनमें विभाजित मानते हैं, कि वो कहते हैं कि संप्रभुता सभी में विभाजित रहती है, लेकिन अन्य सारे विद्वान की मान्यता यह है कि संप्रभुता अविभाज्य होती है, वो विभाजित नहीं हो सकती। और अगली विशेषता होती है अदेयता, अर्थात संप्रभुता हस्तांतरणीय नहीं होती, किसी को दी नहीं जा सकती, किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती, यह हस्तांतरणीय नहीं होती। तो इस तरह से संप्रभुता की ये महत्वपूर्ण तत्व हैं। अब आगे क्या चर्चा करनी है? संप्रभुता के प्रमुख रूप या प्रकार। इसके बहुत से प्रकार हैं, जिनमें से प्रमुख प्रकारों पे हमें चर्चा कर लेनी है। वो कौन से हैं? एक प्रकार हम बांट सकते हैं नाम मात्र की संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता, इसमें बांट सकते हैं। और दूसरा प्रकार हम कैसे बांट सकते हैं? वैधानिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता, इसमें बांट सकते हैं। तो पहले इस पे हम चर्चा कर लें, नाम मात्र की संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता क्या होती है, इसमें क्या अंतर होता है। तो नाम मात्र की संप्रभुता का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति या इकाई जिसमें सारी सत्ता निहित होती है, लेकिन वह उस सत्ता का प्रयोग स्वयं नहीं करता, उसके नाम पर दूसरा व्यक्ति या इकाई उस सत्ता का प्रयोग करता है। नाम मात्र की संप्रभुता का अर्थ क्या हुआ? ऐसी सत्ता या ऐसा व्यक्ति या ऐसी इकाई जिसमें संपूर्ण सत्ता निहित होती है, लेकिन उसका प्रयोग वह स्वयं नहीं करता, उसके नाम पर दूसरा व्यक्ति या इकाई उस सत्ता का प्रयोग करता है। ऐसी संप्रभुता कहलाती है नाम मात्र की संप्रभुता। जैसे इंग्लैंड में सम्राट, भारत में राष्ट्रपति, सर्वोच्च सत्ता, सारी कार्यकारी शक्तियां सम्राट में निहित हैं, लेकिन उसका प्रयोग वह स्वयं नहीं करता, उसके स्थान पर संसद और मंत्रिमंडल करती है। वास्तविक संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? कि ऐसा व्यक्ति या इकाई जो किसी दूसरे व्यक्ति या इकाई में निहित
संप्रभुता का प्रयोग करता है वो वास्तविक संप्रभुता कहलाता है। जैसे इंग्लैंड में संसद और मंत्रिमंडल, भारत में मंत्रिमंडल, जो कि राष्ट्रपति में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इंग्लैंड में सम्राट में निहित शक्तियों का प्रयोग संसद और मंत्रिमंडल करता है। तो इस तरह से नाम मात्र की संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता में अंतर क्या होता है? नाम मात्र की संप्रभुता में सारी शक्तियां निहित हैं, लेकिन उसका प्रयोग वे स्वयं नहीं कर रहे हैं, उसका प्रयोग कोई और कर रहा है। और जो वास्तविक संप्रभुता है वो क्या है कि उनमें शक्तियां निहित नहीं है, किसी और में है, लेकिन उसका प्रयोग वो स्वयं कर रहे हैं। अब हमें पढ़ना है वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता। वैधानिक संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? ऐसी सर्वोच्च सत्ता जिसे विधान बनाने या उसको क्रियान्वित करने का अधिकार होता है, वह कहलाती है वैधानिक संप्रभुता। इसे कहते हैं वैधानिक संप्रभुता। जिसे विधान बनाने या उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार होता है वो कहलाती है वैधानिक संप्रभुता। और राजनीतिक संप्रभुता क्या होती है? जो वैधानिक संप्रभुता पर नियंत्रण रखती है वह कहलाती है राजनीतिक संप्रभुता। जो इस वैधानिक संप्रभुता पर नियंत्रण रखती है उसे कहते हैं राजनीतिक संप्रभुता। जैसे वैधानिक संप्रभुता क्या है? भारत में विधायिका और कार्यपालिका, कानून बनाने का अधिकार संसद को है और उनको क्रियान्वित करने का अधिकार कार्यपालिका को है, मंत्रिपरिषद को है। और राजनीतिक संप्रभुता भारत में क्या कही जाएगी? जनता जो इस वैधानिक संप्रभु पर नियंत्रण रखती है। कैसे नियंत्रण रखती है? क्योंकि जनता ही लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करती है, संसद के सदस्यों का चुनाव करती है। वास्तव में संसद के सदस्यों का चुनाव जनता ही करती है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता डायरेक्ट करती है, और राज्यसभा के सदस्य का चुनाव इनडायरेक्ट करती है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं और विधानसभा के सदस्य स्वयं जनता द्वारा चुने जाते हैं। इस तरह से संसद के सदस्यों का चुनाव जनता करती है और अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो राजनीतिक संप्रभुता क्या है? भारत में जनता है जो कि इस वैधानिक संप्रभुता पे नियंत्रण रखती है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने इन चीज़ों को समझा और ये आपकी संप्रभुता पर एक सामान्य समझ विकसित करेगा। और जैसा कि हमने बताया है कि इस पर हम विस्तृत, व्यापक और गहन और विश्लेषणात्मक अध्ययन अपने बैचेस में करेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी इस पे आप कमेंट अवश्य करिएगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। थैंक यू।